काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, दिस इज गारंटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी ऑल आर अवेयर कि हमारे जो ये स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट है, जो कि हम बिजनेस के एंटायर वी आर स्टडीइंग इट फॉर द फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। अब बिजनेस में बहुत सारे डेटा को लेकर हमें स्टडी करनी होती है, सो देयर इज अ नीड फॉर एडिक्वेट एंड रिलायबल डेटा, और डेटा को लेकर ही आज की डेट में हमारा काम है, एंड वी नीड एन इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारी डेटा हमें लेनी होती है, राइट? So there is a need for adequate and reliable data is ever increasing for taking wise decisions in different fields of human activity. Fine. And business is no exceptions to it. Business में data का सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा importance अगर कहीं है ना तो वो हमारे business में है. Fine. There are two ways in which the required information may be obtained. अभी जो data है, जानकारी है, वो हमें कैसे मिल सकती है? इसका दो तरीका बताया जा रहा है. There are two ways in which the required information may be obtained. First is complete enumeration, survey और census method. पहला मेथड हुआ कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है सैम्पलिंग मेथड. अब इसी चीज को हमें यहाँ पर समझनी है कि भाई ये कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है. यहाँ दो मेथड बताया गया है कि देयर आर टू वेज इन विच द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड. मुझे एक बिजनेस करना है, मे बी मुझे एक मार्केट की नॉलेज लेनी है, मे बी मैं अगर वेस्ट बंगाल मार्केट के बारे में जानना चाहती हूँ कि भाई वेस्ट बंगाल में हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट है, या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की कोई भी एक चीज को लेकर मैं बात करती हूँ, मे बी बुक्स, मैं बुक सेलर हूँ तो मैं बुक्स के मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ. बुक्स मार्केट, मैनेजमेंट की जो बुक की मार्केट है वो कैसी है, मुझे इस वेस्ट बंगाल मार्केट के बारे में जानना है. सो नाउ अब ये मेरा अगर मैं लेती हूँ, चलो ये मेरा पूरा वेस्ट बंगाल मार्केट है, और इसमें ये मेरे इतने सारे एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, नॉट ओनली एमबीए और बीबीए, चलो दोनों को लेती हूँ. तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीबीए प्लस एमबीए कर रहे हैं, और भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मैं दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं ले रही हूँ. सो ये टोटल क्या हो गया मेरा, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बुक्स की मार्केट कैसी है. बुक्स की मार्केट इन द सेंस मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कंप्लीट या टोटल डिमांड के बारे में बात कर रही हूँ कि टोटल डिमांड भाई क्या है, राइट? तो टोटल डिमांड के लिए मुझे किसको टारगेट करना है, जब मैनेजमेंट स्टूडेंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ही देखूंगी ना. तो इसमें कौन हो गया, बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स. तो अगर ये मैं लेती हूँ पूरा वेस्ट बंगाल मार्केट, दिस इज माय टोटल वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल को मैं ले रही हूँ, वेस्ट बंगाल लोकेशन. इसमें ये इतने सारे गोल गोल जो दिख रहे हैं, दे आर ऑल बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स. ये बीए बीएससी लोग भी हैं पर मैं उनको नहीं ले रही हूँ. तो मेरा पॉपुलेशन, जो मेरा टारगेट पॉपुलेशन है जिससे मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो इतने सारे लोग हैं. मे बी मैं ये लेके चल रही हूँ कि 1 करोड़ टोटल बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, राइट? वेस्ट बंगाल में बीबीए और एमबीए के टोटल स्टूडेंट्स है 1 करोड़. So this comprises of my total population. ये मेरी टोटल हो गई पॉपुलेशन. फाइन. अब ये जो पूरा पॉपुलेशन है, डेफिनेटली ये एक मेथड है, मतलब एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं एक एक आदमी के पास जाऊं, सर्वेयर एज अ सर्वेयर, मैं सर्वेयर हूँ या इन्वेस्टिगेटर बोल सकती हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं एक एक आदमी के पास जाऊं और उनसे जाकर मैं इंक्वायरी करूं कि भाई आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, बुक्स ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ते हो. तो एक एक जन को जब मैं पकड़ती हूँ, एक एक जन को, मतलब पूरे 1 करोड़ लोगों में मैं सबके पास जा रही हूँ, राइट? एक एक जन को मैं पकड़ पकड़ के जाके पूछ रही हूँ. इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन, राइट? कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड और सेंसस मेथड. ये मेथड हो गया कंप्लीट एन्यूमरेशन और सेंसस मेथड. तो पहला तरीका हो गया कि मुझे भाई मार्केट के बारे में जानना है या मुझे किसी भी फील्ड की डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं जाकर कंप्लीट एक एक जन से पूछ के जानकारी लेती हूँ. इसको बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन और सेंसस मेथड. क्लियर है? एक मिनट. हाँ बस
4:30 के बाद तुम आ सकते हो, मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मैं क्यों ग्राउंड में हो सकता रहूं, ठीक है? चलो, तो ये कंप्लीट एन्यूमरेशन या सेंसस मेथड हो गया, हुआ तो ओके। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या बता रहा है? दिस इज सैम्पलिंग मेथड। पहला मेथड क्लियर है? हाँ ना बोलो। फर्स्ट मेथड इज क्लियर? यस सर। ओके, अब सेकंड मेथड क्या हो गया? सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये पॉपुलेशन का एक सैंपल तैयार कर रही हूँ कि भाई ये तो मेरी टोटल पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की। अब हम अज्यूम कर रहे हैं जो मेरा पॉपुलेशन है 1 करोड़, अभी ऑन एन एवरेज सभी लोग ना एक ही जैसे होंगे, एक जैसा अनबायस्ड आंसर देंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर ली, चलो मैंने इनको ले लिया सैंपल में, इनको ले लिया, रैंडमली कुछ मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये सारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, 1 करोड़ में से मैं चलो 1 लाख लोगों को ही ले लेती हूँ, ठीक है? तो इतने लोगों को मैंने ले लिया जो वहां से हैं, दे आर ऑल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये मेरा पॉपुलेशन है और ये मेरा सैंपल है, तो पॉपुलेशन से ही मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, ठीक है? दे आर सैंपल। अभी क्या है, मैं मान के चल रही हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सारे लोग जो जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो सैंपल है, सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है और दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? तो अब मैं क्या हो गया, मैं जब 1 करोड़ लोगों को एक एक करके जाके मैं पूछूं और मैं सिर्फ 1 लाख लोगों को इंक्वायरी करूं या उनसे इन्वेस्टिगेट करूं, कौन सा इजी होगा मेरे लिए? ये दूसरा वाला इजी होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपको कम टाइम लग रहा है, कम खर्च लग रहा है और बहुत कन्वीनियंट भी होगा, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं या हम मान के चलते हैं कि जो मेरा टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे जितने लोग हैं, इनकी सोच, जो स्टूडेंट्स है, उनकी सोच ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। तो मैं सैम्पलिंग में क्या, मैं तो हर जगह से उठा रही हूँ, हर जगह से कोई ना कोई ले रही हूँ, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन लोग सबका जो रिस्पॉन्स है, दे ऑल आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन रिस्पॉन्स। तो पॉपुलेशन पूरी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। नॉर्मली सैम्पलिंग में हम लोग, अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूं ना, जब मम्मी चावल चढ़ाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे चावल में से सिर्फ 2 चावल निकालकर चेक करते हैं वेदर वो पूरा चावल बॉईल हुआ है यानी कुक हुआ है यानी, राइट? तो उसको ही सैम्पलिंग बोल रहे हैं हम पूरे चावल को एक एक करके चेक नहीं करते पूरा चावल कुक हुआ है या नहीं हुआ, हम सिर्फ 2 ही चावल निकालते हैं, 2-3 निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। और एक आपको सैम्पलिंग का मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये फैक्ट्री है, ये पूरी मेरी फैक्ट्री है, राइट? अब फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है। असेंबली लाइन मतलब ऐसे लाइन में प्रोसेस में प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया स्टेप 1, यहाँ से फिर स्टेप 2 ये प्रोडक्शन हुआ, फिर यहाँ से प्रोडक्शन होके यहाँ गया, यहाँ से प्रोडक्शन होके यहाँ गया। ये जो डिफरेंट, अब ये मेरा क्वालिटी चेक है, क्वालिटी चेक से होकर फिर वो अल्टीमेटली आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में जाएगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है तो सामान ये क्वालिटी चेक होकर फाइनल जाएगा। तो ये सामान ऐसे धीरे धीरे करके जा रहा होता है, 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे करके जा रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे करके जा रहा होता है। तो जब क्वालिटी चेक होती है ना, और यहाँ पे बहुत सारे लॉट बन रहे हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन रहा है और एक ही जैसा मतलब एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे पीसेस, छोटे 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 बहुत सारे पीसेस है। तो क्वालिटी चेक में क्या करते हो लोग, सारे को एक एक करके चेक नहीं करते, मतलब रैंडमली कुछ उठा लिए, इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिया। तो when they find the samples are moving in a proper way and they are satisfactory according to the quality जो चेक है, वो मान के चल रहा है 90% भी क्वालिटी में अगर ठीक है तो वो उसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेट क्राइटेरिया। तो वो मान के चल रहा है 90% में ठीक है तो चलो मानते हैं। कोई कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है वो 95% क्वालिटी चेक पे देखते हैं, 95% ठीक है तो आगे बढ़ेगा और नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट करके भेज देंगे। तो ये भी एक सैम्पलिंग का प्रोसेस है, ये भी सैम्पलिंग द्वारा ही करते हैं क्वालिटी चेक। तो सैम्पलिंग का बहुत जगह पर यूसेज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? सिमरन? ओके।
Under complete enumeration survey method, data are collected for each and every unit belonging to the population or universe which is the complete set. ये जो population और universe जो बोल रहे हैं ना, हम इसी को बोल रहे हैं, वो जो total set था ना, उसी को हम population या universe बोल रहे हैं. जो मेरा total population था, उसको ही हम universe भी बोल रहे हैं, universe set. For example, we are interested in knowing consumers' reaction to a particular product. We may contact each and every person who uses that product or just take a sample of person. In the former case, we are using census method. तो जब हम एक customer को हम contact करते हैं, तो क्या लिखा है? We in the former case we are using census method while in the later sample method. तो जब हम एक जन को contact करते हैं, वो हो गया census method, और I am actually contacting my entire population or universe. Universe क्या है, समझ में आया? स्टैटिस्टिक्स के टर्म में अगर बात होती है तो यूनिवर्स क्या होगा? पॉपुलेशन ही तो यूनिवर्स होगा. यस, पॉपुलेशन ही यूनिवर्स होगा. तो सारा प्रोसेस को उसमें जितना सारा है वो पॉपुलेशन है, और जिन सबको चेक किया गया है वो सैंपलिंग है. नहीं, जिन सबको सिर्फ चेक नहीं किया गया, जिन सबको हमने उठाया है उस पॉपुलेशन से, जिन सारे रिप्रेजेंटेटिव को उठाया है. हाँ, तुम फैक्ट्री के केस में बोल सकते हो जिन सबको चेक किया वो हुआ सैंपलिंग, वो सैंपल्स हुआ. और जो देखो, जो मेरा टोटल है, जैसे मुझे फैक्ट्री में अभी जैसे यहाँ था, फैक्ट्री में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन होके इतने सारे प्रोडक्ट जो है बन गए हैं मेरे. अब क्वालिटी चेक में हम क्या कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, ऐसे उठाया कुछ कुछ. तो ये सारे हो गए हमारे सैंपल्स. और ये जो टोटल पूरा मैंने सेट है, इसको हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन या तो यूनिवर्स, which is a complete set actually. I wanted to know the information about the entire set ना, पूरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो whether their preparation or the production is going as per the defined criteria or not. तो ये मेरा टोटल पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोल सकते हो. अब ये जिसको मैंने उठाया है चेक करने के लिए, वो हो गए मेरे सैंपल्स. और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा मैं सैंपल्स को उठा के चेक कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग. मैं यहाँ से उठा सकती हूँ ना कि ऐसे ले लिया मैंने, ये 5 प्रोडक्ट को हम चेक किए, तो ये हो गया सैम्पलिंग, ये हो गया पॉपुलेशन, ये हो गया सैंपल, और ये जो प्रोसेस हो गई उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. क्लियर है? ओके. द मेन एडवांटेज ऑफ सेंसस मेथड आर. अब देखो सेंसस मेथड का एडवांटेज क्या है. क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ सेंसस मेथड? फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट. नॉर्मल सी बात है, जब हम सेंसस मेथड में जाते हैं, हम एक डेटा को चेक करते हैं, तो इट गिव्स मोर एक्यूरेसी एंड वी आर गेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. हम सारे जितने भी मेरे सपोज सेंसस मेथड में, या मैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जान रही हूँ, कोई भी चीज है, वहां पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है. Examples of such situations are recruitment of personnel in an establishment, preparation of voters, list for elections purposes, income tax assessment. कुछ भी हो, कोई भी जानकारी, लाइक मैं देख रही हूँ कि कितने लोगों ने इनकम टैक्स की फाइल भरी है, या कितने लोग वोटर लिस्ट में चेक कर रही हूँ. तो वोटर लिस्ट में जब मैं एक वोटर को चेक कर रही हूँ, अब बंगाल में तुम देख लो जब वोटर लिस्ट चेक होगी, एक जन को चेक करो तुम, तो वहाँ तो आधे गायब होते हैं. तो जब आप एन्यूमरेशन कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में जाओगे, देन विल चेक ईच एंड एवरी वोटर. ऑन द अदर हैंड अगर आप सेंसस या सैंपलिंग मेथड में जाओगे तो आधे मिलेंगे, आधे नहीं. Right? So definitely, because in the census method we are gaining each details of each and every unit, it gives more accuracy or greater accuracy. You can write the main point, the heading point you can write. Exam में long question में आ सकता है. Greater accuracy, right? Now, in the sampling method, instead of every unit, अब हम sampling method में अपने क्या कर रहे हैं? Instead of every unit of the population, only a part of the population is studied, and the conclusions are drawn on the basis for the entire population. पूरी problem जो है वो यहीं से शुरू होती है. हमारा जितना जो statistics में अपने पढ़ने वाले हैं ना, जितने तरह का estimation of errors, ये वो बहुत सारे null hypothesis या hypothesis testing, वो सारे इसी कारण से होता है. क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होती है? देखो, हम लोग चीजों को इजी करने के लिए सैम्पलिंग क्यों करते हैं हम लोग? टू मेक आवर लाइफ इजियर, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू स्टडी द एंटायर थिंग और टू सर्वे ईच एंड एवरी यूनिट. तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अब हम क्या करते हैं, ये मेरा पूरा पॉपुलेशन है,
अब पूरा पॉपुलेशन को चेक करना या उसको स्टडी करना, एनालाइज करना इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से हम डिफरेंट तरीका यूज करते हैं सैम्पलिंग का। सैंपल हमेशा छोटा होगा, ये मेरा सैम्पलिंग मेथड है। सैम्पलिंग में मैं इस पॉपुलेशन में से ही कुछ लोगों को ले रही हूँ। अब इनका जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स को मैं कलेक्ट कर रही हूँ। अब इस रिस्पॉन्स से मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉपुलेशन के बारे में हम एस्टिमेट करते हैं। मेरा एस्टिमेशन तो क्या होगा भाई, ये रिस्पॉन्स कौन दिया, सैंपल। मैंने जो सैंपल को सेलेक्ट किया उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, बट ये अल्टीमेट जो रिस्पॉन्स है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल डिसाइड द फेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ये रिस्पॉन्स के बेसिस में पॉपुलेशन का एस्टिमेशन होगा। एस्टिमेशन में भी क्वांटिटी डिमांडेड का हो सकता है, एस्टिमेशन ऑफ वोटर लिस्ट, एस्टिमेशन ऑफ इनकम टैक्स असेसी नेक्स्ट ईयर, कोई भी एस्टिमेट हमें निकालना होगा। लाइक मैं एस्टिमेट कर लूं नेक्स्ट ईयर कैसी बारिश होगी, तो मैंने सैंपल देखा कि भाई इस साल कैसी बारिश होगी एंड ऑल, तो उसके हिसाब से हम जज कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर ऐसी होगी, वी आर एस्टिमेटिंग। सो ये सैंपल के बेसिस में ही हम सारा रिस्पांस को एनालाइज करते हैं और एस्टिमेट करते हैं फॉर द पॉपुलेशन। समझ में आया? हाँ जी मैम, और ये इंफरेंशियल हो गया ना? क्या हो गया? ये इंफरेंशियल वो जो आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया, इंफरेंशियल एनालिसिस। हाँ, इंफरेंशियल, हाँ एक्चुअली भी इंफरेंसेस मतलब क्या, हम एक निकाल एक ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, वो तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वी आर इन्फरिंग समथिंग, तो वी आर एनालाइजिंग एंड वी आर इन्फरिंग समथिंग फ्रॉम इट। चलो, although अब यहाँ पर देखो दिखा, although much of the development in the theory of sampling has been taken place in recent years, the idea of sampling is pretty old. देखो ये जो sampling का idea काफी पुराना है। A housewife examines only 2 or 3 grains of boiling rice to know whether the pot of rice is ready or not. आज की डेट में सैम्पलिंग बहुत बड़ी बात है, सैम्पलिंग को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट हमारी मम्मी लोग एकदम, दादी नानी लोग सबको ये अच्छे से जानती थी कि सैम्पलिंग कैसे घर पे करनी है। हम लोग को पता है, मैंने बताया कि चावल जब हम लोग चेक करते हैं कि वो whether it is cooked or not, क्या करेंगे, 2-3 राइस निकाल के चेक करेंगे, पूरा एक चावल को नहीं चेक करेंगे। तो this is actually an old concept. A doctor examines a few drop of blood and draws conclusion about the blood constitution of the whole body. अब डॉक्टर को जब चेक करना होगा ना, तो ब्लड का 2-3 ड्रॉप ही, ब्लड टेस्ट जब होता है तो 2-3 ड्रॉप ही चेक करता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड निकालेगा तुम्हारा, तो स्पेसिमेन ही लेते हैं। A businessman places orders for material by examining only a sample of the same. A teacher may put questions to 1 or 2 students and find out whether the class as a whole is following the lesson. In fact, there is hardly any field where the technique of sampling is not used either consciously or unconsciously. So it is very clear sampling जो है हम लोग यूज करते हैं ना, हर एक जगह पर तुम लोग भी कहीं ना कहीं यूज करती हो सैम्पलिंग। समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा। Okay. Purpose of sampling. A sampling is not studied for its own sake. The basic objective of its to study is to draw inference about the population. Clear है? सैंपल को स्टडी करने के लिए सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं हम कि बस सैंपल को स्टडी कर दिया। एक्चुअली सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरे पॉपुलेशन के बारे में कोई एक जानकारी निकालनी और एस्टिमेट करना है। सो वी नीड टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, मतलब मैं उसके बारे में कुछ एक एनालिसिस करके एक थीसिस अपना प्रेजेंट कर लूं, व्हाट आई थिंक अबाउट दैट पॉपुलेशन। In other words, sampling is only a tool which helps to know the characteristics of the universe or population by examining only a small part of it. इसको आप लोग लिख सकते हो, sampling is only, इसको लिख लो प्लीज, sampling is only a tool which helps to know the characteristics of the universe or population by examining only a small part of it. Clear है? Is this clear? Yes ma'am. Okay. The values obtained from the study of sample, such as the average and variances, are known as statistics. अब देखो, जो हम sample study करते हैं, sample को जब हम study करते हैं ना, तो हम या तो एवरेज निकलेगा या वेरी, कल भी मैंने बताया था, इसको बताया था आप लोगों को, जब हम सैंपल को स्टडी करते हैं उसका जो भी वैल्यू निकल रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। और ऑन द अदर हैंड जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, अब पॉपुलेशन का कुछ वैल्यू निकलता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ये दो वे है, देखो चीजें एक ही निकल रही है,
बट दो दो तरीका है। जैसे मैं ये सैंपल है, छोटा सा सैंपल है, इसमें 5 है। चलो मैं पहले पॉपुलेशन लिखती हूँ, ये मेरा टोटल पॉपुलेशन, राइट। अब पॉपुलेशन का कोई भी वैल्यू हम निकाल रहे, लाइक मे बी पॉपुलेशन का मैं भी निकाल रही हूँ, या इसका एसजी निकाल रही हूँ, इसका वेरिएंस निकाल रही हूँ, कोई भी एक वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। जैसे पॉसिबिलिटी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपने। हेलो सुष्मिता, हाँ बाबू बिजी हूँ थोड़ा सा, क्लास लेके फोन करो। हाँ ठीक है, चलो। तो ये जो पॉपुलेशन का जब मैं मीन निकालूं या एसजी या एनीथिंग कुछ भी अपने करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, राइट। ऑन द अदर हैंड सेम वे में पॉपुलेशन का मैंने क्या निकाला, सैंपल, ये 2-3 लोगों का निकाला ऐसे। अब इसका भी मैं कोई वैल्यू निकाल सकती हूँ, इट वुड बी मीन, एसडी, वेरिएंस, कोई भी चीज निकाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। क्लियर हुआ? पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इज दिस क्लियर? अनम्यूट करके बोलिए, मेरे समझ में नहीं आता, आप लोगों को दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। Yes, ma'am. Okay. Principles of sampling. There are two principles, important principles on which the theory of sampling is used. First is principle of statistics regularity and second is principle of inertia of large number. ये दो principle है जिसके ऊपर हमारा पूरा sampling चलता है। First principle of statistical regularity में क्या है? This principle is derived from the mathematical theory of probability. Probability तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, पर तुम लोग पता है, तुमको पता है please. In the words of King, the law of statistical regularity lays down that a moderately large numbers of items chosen at random from a large group are almost sure on the average to possess the characteristic of the large group. ये क्या बता रहा है? In the words of King, उन्होंने क्या बताया? Law of statistical regularity. वो क्या बता रहा है? Law of statistical regularity. अगर एक लार्ज नंबर ऑफ आइटम, देखो सपोज ये मेरा एक पॉपुलेशन है, इसमें 100 लोग हैं। अब इस पॉपुलेशन से मैंने एक सैंपल निकाला, मे बी यहाँ 20 लोग का निकाला और ये 10 लोग का निकाला। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होने के चांस है, 20 लोग वाला या 10 लोग वाला? चांसेस कौन सा ज्यादा फेवरेबल या ज्यादा एक्यूरेट होने का है? 100 लोग मेरे पॉपुलेशन में, यहाँ से मैंने सैंपल चूज किया 20 लोगों का और एक सैंपल लिया 10 का। Which one is going to give us more accuracy? बताओ। 20, yes। वही ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी यही बता रहा है कि मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स chosen at random from a large group are almost sure on the average to possess the characteristic of the large group. In other words, these principles point out that if a sample is taken at random from a population, random ले रहे हैं मतलब हम कोई भी select कर रहे हैं, यहाँ पर random selection है। पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मैंने किसी को भी लिया, वो रैंडम सिलेक्शन है, कहीं पर कोई बायसनेस नहीं, कहीं पर मेरा चॉइस नहीं है। इट इज लाइकली टू पोजेस ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ पॉपुलेशन। These principles direct our attention to one very important point, that is the desirability of choosing the sample at random. यहाँ पर और एक चीज के बारे में फोकस कर रहा है, एक तो लार्ज ग्रुप के बारे में कि लार्ज नंबर ऑफ सैंपल इज बीइंग टेकन, एंड सेकंड थिंग इज रैंडम सैंपलिंग के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं रैंडम सैंपलिंग, हम किसी को भी उठा ले रहे हैं, तो जब हम किसी को भी उठा ले रहे हैं तो इट विल बियर मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये माना जा रहा है कि जो मेरा सैंपल है, अगर मैंने यहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, मतलब मैं किसी को भी कहीं से उठा रही हूँ, इसका मतलब मैं कोई सोच समझ के किसी को नहीं उठा रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो सैंपल होगा इट विल बी मोर एक्यूरेट। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में 2 पॉइंट बताया। वर्ड्स ऑफ किंग में उन्होंने क्या बताया, द lays down that a moderately large number of items chosen at random from a large group। तो 2 चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स एंड रैंडम, 2 चीज यहाँ पर है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैज बीन चोजन एंड एट रैंडम, और रैंडमली हम चूज कर रहे हैं। तो वो क्या बता रहा है कि रैंडमली जब हम चूज करते हैं तो मेरा सैंपल जो तैयार होगा वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
In other words, these principles point out that if a sample is taken at random from a population, it is likely to possess almost the same characteristic as that of population. These principles direct our attention to one very important point, that is the desirability of choosing the sample at random. The law of statistical regularity में the main focus यहाँ पर दिया गया, that is large sample at random, right? By random selection, we mean a selection where each and every item of the population has an equal chance of being selected in the sample. तो यहाँ random selection में क्या हो रहा है, हम किसी को भी चूज कर सक रहे हैं, इसमें तुम्हारा या मेरा कुछ फेवरेट है या मैं कुछ पसंद कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, जो भी मन हो वो हमने किया. In other words, the selection must not be made by deliberate exercise of one's discretion. A sample selected in this manner would be representative of the population. If this condition is satisfied, it is possible to depict to depict fairly accurately the characteristic of the population by studying only a part of it. अब ये माना जा रहा है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कोई भी चूज हो सकता है. यहाँ पर कोई भी मैं फेवर नहीं कर रही हूँ कि इसको छोड़ेंगे इसको लेंगे, ऐसा तो है नहीं. तो इसीलिए ये प्रिंसिपल को काफी सिग्निफिकेंस माना गया है, बिकॉज इट मेक्स अ पॉसिबल कंसिडरेबल रिडक्शन ऑफ द वर्क्स नेसेसरी बिफोर एनी कंक्लूजन इज ड्रॉन रिगार्डिंग अ लार्ज पॉपुलेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने एवरी वेरिएबल हैज गॉट एन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कोई भी चूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो मेरा जो पूरा सैंपल तैयार हो रहा है वो पूरा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड इट विल गिव मोर एक्यूरेसी. सी दिस आर ऑल अजम्पशन, ये assumptions है, एंड दिस इज द थ्योरी दैट हैज बीन गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. तो सारी चीजें यही सही होगी ऐसा नहीं, बिकॉज वी विल बी स्टडीइंग मोर थ्योरीज लाइक दिस. For example, if one intends to make a study of the cigarette buying habits of the students of Delhi University, कितने अच्छे students हैं वहाँ, it is not necessary to study each and every student. A few students may be selected at random from every college, and on that basis inferences may be drawn for all students of the university. It should be noted that the results derived from sample data may be different from that of the population. This is for the simple reason that sample is only a part of the whole population. क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी लाइन में दिक्कत हो तो बताओ. सिमरन, अच्छा ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये भी इसके जैसा ही है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जैसा ही ये भी प्रिंसिपल है. यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं, दिस प्रिंसिपल इज अ कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग. इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लार्जर द साइज ऑफ द सैंपल, मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी. ये क्या बोल रहे हैं कि जितना बड़ा सैंपल रहेगा उतना आपका एक्यूरेसी होने की चांसेस है, जो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में भी पढ़ा है कि एक तो लार्ज सैंपल और रैंडम, बट प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स में यहाँ पर सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू लार्जर साइज ऑफ द सैंपल. This is because large numbers are more stable as compared to small one. The difference in the aggregate results is likely to be significant when the number in the sample is large. Clear? अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times, we should expect an equal number of heads and tails, that is 5 each. But since the experiment is tried a small number of times, it is likely that we may not get exactly 5 heads and 5 tails. This is quite simple. मुझे चाहिए कि कॉइन को टॉस करे और उसमें 5 बार हेड और 5 बार टेल आए, तो वो तभी पॉसिबल है जितनी ज्यादा बार हम उसको ट्रायल करें, राइट? अब आ जाते हैं अपने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में. ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग मतलब कितना तरह का मेथड्स है.